नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, 4 बड़ी तस्वीरों के साथ। पबजी पर दोस्ती के बाद इटावा के लड़ने से मिलने आई अमेरिका लड़की की यह पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये 4 तस्वीरों में यह पहली खबर जो अमेरिका से लड़की आई है प्रेम में पड़ी। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों पर अखिलेश यादव के एक्शन की। तीसरी खबर और तीसरी तस्वीर यह बयां कर रही है बीएसपी के लिए उपचुनाव लड़ने। तो वहीं आखिरी खबर और आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की। तो 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें। पबजी पर दोस्ती के बाद सीमा हैदर की तरह अमेरिका की एक युवती भारत पहुंच गई। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान अमेरिका की युवती के इटावा के युवक से संबंध इतने गहरे हो गए कि वो उससे मिलने 7 समुंदर पार से आ गई। चंडीगढ़ में एक दोस्त के पास रुकने के बाद उसने पबजी पर फ्रेंड बने युवक से संपर्क साधा, जिसके बाद युवक चंडीगढ़ पहुंच गया और युवती को अपने साथ इटावा ले। देखिए कहते हैं सच्चा प्यार किसी सरहद को नहीं मानता। ऐसी ही कहानी हमने सीमा हैदर के मामले में देखी थी, जहां पाकिस्तान में रहने वाली 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी को पाने के लिए कहां से कहां चली आई। ऐसा ही एक नया मामला फिर यूपी में सामने आया है, जहां पबजी खेलते खेलते प्यार में पागल हुई एक अमेरिकी लड़की करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके इटावा पहुंच गई। ये सर 3 मार्च को यहाँ एंटर हुई थी पंजाब में। 3 मार्च एंटर हुई थी पंजाब में। उस टाइम करनाल से हम बस चेंज किए। करनाल से आप पंजाब ही रहते थे? पंजाब ही रहते थे। मैं लुधियाना नाम का शहर है, वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे 2-3 बार मिली, रूम वगैरह में मिल ली है, होटल वगैरह में मिले। धीरे धीरे बात हो गई, घर वालों को पता लग गया। धीरे धीरे 2-3 महीने हो गए। धीरे धीरे फिर मैं उनको बोला कि चलो गांव घुमा के ले आते हैं। तो मैं यहाँ इटावा लेके आया उनको। इटावा लेके आए। इटावा 5 तारीख को आ गए थे। 5 तारीख को यहाँ अपनी मौसी के पास इनको रखे थे। 5 जून को आप इटावा आए थे? हाँ, 5 जून को आए थे। हाँ। इटावा आए थे। इटावा से हम सुहानपुर के लिए यहाँ गाड़ी लिए। यहाँ मेरे मौसा। इटावा में आप 5 जून गए, तब से आप इटावा रहे थे? इटावा रहे। पुलिस को जब उसकी कहानी का पता चला तो वो भी सन्न रह गई। खबरों के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की रहने वाली ब्रुकलिन पबजी गेम की दीवानी थी। पबजी खेलते खेलते वो चंडीगढ़ के दोस्त यूवी वांगो और इटावा के हिमांशु के संपर्क में आई। ब्रुकलिन फ्लोरिडा के क्रिक रोड ग्रेसविले की रहने वाली है और ऑनलाइन उसकी चैटिंग इन दोनों से चल रही थी। पबजी खेलते वक्त उसकी फ्रेंडशिप चंडीगढ़ के एक शख्स यूवी वांगो से हुई थी। ब्रुकलिन 3 महीने से चंडीगढ़ में अपने दोस्त के साथ ही उसके फ्लैट पर रह रही थी, लेकिन वो हिमांशु से मिलने को बेताब थी। इसी बीच वो भी चंडीगढ़ पहुंच गया और दोनों में प्यार भी हो गया। सुरक्षा से आई हुई थी, अपनी मर्जी से रह रही थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। शुक्रवार रुके, थाने में पूछताछ की गई। लड़की को पूछताछ करके उसको भिजवा दिया गया। मेरे को 2-3 दिन थाने में ही रखा गया।
थाने में रखा गया। जब बोलते हैं कि तेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। किसकी पता नहीं कौन आता है, सी अफसर हेड जो होता है मीडिया के लिए, उसको बुलाया गया। मेरे को साइड में बैठा दिया गया। बोलता है कि उसको बोलने दो जो बोलना है, तुम साइड में बैठो। बैठा के धमका के बैठा दिया मेरे को। हिमांशु के प्यार होते ही ब्रुकलिन इटावा आने की जिद करने लगी। हिमांशु के बार बार मना करने के बाद भी ब्रुकलिन नहीं मानी। कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। बार बार ब्रुकलिन के कहने के बाद ब्रुकलिन और हिमांशु 10 जून को इस भयंकर गर्मी में इटावा के भरथना पहुंच गए। लेकिन फिर इसके बाद 3 दिन साथ में बिताने के बाद वो लड़की रोडवेज बस से वापस दिल्ली जा रही थी। तभी किसी सवारी को ये मामला थोड़ा संगीन लगा, जिसके बाद बस यात्री ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। पबजी जो कहानी सही है, पबजी में मिले थे 2-3 महीने पहले। खेल रहे थे उस टाइम, द्वारा दोस्ती के ये बोले थे हम आएंगे इधर, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, घूम जाना इधर के लिए, 5 साल का वीजा है, घूमने फिरने आएंगे। घूम फिर रही है अपना। अच्छा, जो आप लोगों की टॉक होती होगी, बात होती होगी, तो किस तरीके से मैनेज होता, मतलब बातचीत समझ में आती थी? क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, मैं 8वीं फेल है। इतना थोड़ा मेरे को इंग्लिश आता नहीं था, पर जो भी बात बोलती थी मैं समझ जाता था। हालांकि पूछताछ में पाया गया कि ब्रुकलिन अपनी मर्जी से इंडिया आई थी। उसे वापस महिला पुलिस के साथ दिल्ली रवाना कर दिया गया, जहां से वो अपने देश वापस चली जाएगी। पुलिस की माने तो लड़की को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। उसके बातचीत करने का लहजा भी अमेरिकन था। वहीं हिमांशु की इंग्लिश भी कमजोर थी, इसलिए दोनों गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आपस में बातचीत करते थे। ऐसे में गेमिंग की दुनिया में जुड़ने वालों के दिल कब असल दुनिया में मिल जाएं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हिमांशु का मामला पहला नहीं है। इससे पहले सीमा हैदर भी इसी तरह से पाकिस्तान से भारत आ गई थी। इटावा से वंदना यादव, इंडिया वॉइस। तो पबजी खेलते खेलते भारत, इस खबर पर हमारे साथ वंदना यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, हमने अक्सर ये सुना है कि लोग प्यार में हद पार करते हैं, लेकिन अब प्यार में सरहद पार करना भी आम बात हो गया है। जिस तरीके से ये खबर इटावा की आई है, हमें वो याद आता है, वो सीमा और सचिन और वो दौर याद आता है जब पाकिस्तान से वो महिला आई थी। ठीक उसी तरीके का अब ये इटावा का ये पूरा मामला है। वंदना, वो महिला जो ब्रुकलिन है, जो लड़के से मिलने आई है, वो अभी कहाँ है और आप जब वहां पर पहुंची क्या बातचीत हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर की कहानी चर्चित हुई थी, कुछ ऐसी और जैसा कि आपने पूछा कि ब्रुकलिन अभी कहाँ है, तो जब इंडिया बॉयज और हम लोग वहाँ हिमांशु तक पहुंचे, काफी खोजबीन के बाद और काफी कॉन्टेक्ट निकाले, तो वहां से ये पता चला कि ब्रुकलिन उसके हिमांशु के साथ चंडीगढ़ से यहाँ इटावा 5 जून को आई थी और 5 जून से 11 जून तक वो यहाँ रही। फिर 11 जून को जब यहाँ वो गांव रही तो गांव वालों को कुछ आपत्ति हुई या फिर यहाँ के उनको लैंग्वेज नहीं समझ में रही, उनका कल्चर नहीं समझ रहा, तो फिर हिमांशु उनको वापस लेके चंडीगढ़ जा रहा था। तो उसी दरमियान वो रोडवेज बस उन्होंने इटावा से दिल्ली के लिए ली थी। तो तभी बीच में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिकवाबाद में किसी यात्री को ये मामला थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और पुलिस को सूचना दी। तो वहां से फिर पुलिस दोनों को, यानी हिमांशु और ब्रुकलिन को पुलिस थाने लेके गए। तो वहाँ पे दोनों के आईडी प्रूफ चेक किए गए। तो ब्रुकलिन के पास सारे आईडी प्रूफ थे, वीजा भी था, टूरिस्ट वीजा, जहाँ वो 5 साल के टूरिस्ट वीजा पे वो इंडिया आई हुई थी। तो वो उसको उन्होंने दिखाया वीजा और सारे आईडी प्रूफ दिखाए। तो पुलिस ने उनको छोड़ के वहीं चंडीगढ़ भेज दिया था, जहाँ उनका कोई दोस्त भी रहता है, और हिमांशु को हिरासत में ले लिया था। वंदना, तो अब ये जिस तरीके से ये पूरी प्रेम कहानी चल रही है, ये क्या सीमा हैदर और सचिन का जो प्यार था उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है या इसमें कुछ अड़चने आ रही हैं? वंदना जी, जैसा कि मैं वहां पहुंची तो मैंने हिमांशु से बात की, तो कुछ मामला ऐसा ही है जैसे
सचिन और सीमा का मामला था पबजी का, तो वैसा ही मामला सचिन से जब मैंने पूछा कि क्या ये सच है कि पबजी से ही आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है, तो हिमांशु ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हम लोगों का कांटेक्ट पबजी से ही हुआ है और पबजी के माध्यम से ही हम लोगों की बातचीत शुरू हुई, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। जी वंदना, सवाल ये है कि जो लड़की है वो उसे हिंदी नहीं आता और जो लड़का है वो खुद बता रहा है कि वो 8वीं फेल है तो उसे इंग्लिश नहीं आती। इन दोनों में बातचीत कैसे होते थे, कैसा होता था? आप बातचीत किए तो क्या बताया लड़के ने, हिमांशु? जी, जैसा कि आपने सुना होगा, बताया, मैंने पूछा हिमांशु से, तो हिमांशु ने बताया कि मैं 8वीं फेल हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती थी जो मैं समझ लेता था, या फिर ब्रुकलिन थी उसको भी थोड़ी बहुत हिंदी आती है, ऐसा उसने बताया, तो मैं थोड़ी बहुत बात समझ लेता था, पूरी नहीं। इस तरीके से हिमांशु ने बताया है। जी तो वंदना, अब जिस तरीके से पुलिस हिरासत में था हिमांशु स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन अब क्या कुछ होने जा रहा है पुलिस की तरफ से? अभी क्या कुछ बयान सामने निकल कर आया है इस पूरी प्रेम कहानी को लेकर? जी, जैसा कि हिमांशु से जब हम लोग मिले तो 11 जून का मामला था सिकोहाबाद का, तो हिमांशु ने बताया कि 11 जून को जब हम लोगों को हिरासत में लिया गया तो ब्रुकलिन को तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट परेशानियां आई और हमें इन बात छोड़ा गया। अभी फिलहाल हिमांशु अपनी एक रिश्तेदारी में जो जनपद औरैया में पता है वहाँ पे रुका हुआ है। बाकी आगे की जानकारी जब जानने की कोशिश की तो अभी वो कुछ भी बताने से या कैमरे पे बताने से अभी नकार ही है सारी चीजें, अभी नहीं बताना चाहता हिमांशु। ठीक है वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्शन मोड में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों पर अब तलवार लटक चुकी है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले विधायकों पर एक्शन करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। बागी विधायकों को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं अखिलेश यादव और अब एक्शन मोड में आ भी चुके हैं। 7 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिख सकते हैं अखिलेश यादव और जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष को याचिका सौंप सकते, यानी कि लोकसभा चुनाव खत्म होते अब ये कदम उठाने जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश के हाथ में इन 7 विधायकों की अब तकदीर, हिसाब बराबर करने के मूड में अखिलेश यादव लग रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब एक्शन मूड में आने जा रहे हैं। खबर यह है कि 7 बागी विधायक पर अब तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त अखिलेश यादव ये निर्णय लें और विधानसभा अध्यक्ष को वो अपनी याचिका सौंपे। तो 7 बागी विधायकों पर तलवार लटक चुकी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, बगावत और फिर पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार करना अब उन 7 बागी विधायकों के लिए खतरा बन चुका है। तो अखिलेश के हाथ में अब इन विधायकों की तकदीर। इस खबर पर स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश के अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो बम्पर जीत के बाद अब उन 7 बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार की। तो अब ये जो 7 बागी विधायक हैं इन पर तलवार लटक चुकी है और किसी भी वक्त आगे की कार्रवाई अखिलेश यादव कर सकते हैं। देखिए शिवम जी, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत के बाद अब अखिलेश यादव ने बागी विधायकों
सबके हिसाब बराबर करने का मन बना लिया है। जो 5 बागी विधायक हैं, रायबरेली के हैं मनोज पांडे जी, अमेठी से हैं राकेश प्रताप सिंह, और अयोध्या से अभय सिंह, और अंबेडकर नगर से राकेश पांडे जैसे 5 विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी की, साथ में लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया। हालांकि जहां पर इन बागी विधायक हैं, जहां पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया, वहां पर समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। तो आप अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि इन बागी विधायकों अनिल जी, ये जो 7 बागी विधायक हैं, अगर इनमें जिनका जिक्र किया आपने मनोज पांडे, अगर उनको छोड़ दिया जाए, हालांकि ऑफिशियली वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बाकी के जो 6 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नहीं है, उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से निकालने की भी बात हो रही है, यानी एक्शन होने की भी बात की जा रही है। तो यानी कि ये जो बाकी 6 विधायक हैं, ये इनका हाल तो आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल हो गया है इस वक्त। देखिए, अंबेडकर नगर के एक विधायक हैं राकेश पांडे, जिनके लड़के जो है चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, बसपा छोड़ करके गए हुए थे और उनकी बम्पर हार हो गई जी। उनकी जगह पर समाजवादी कांग्रेस गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो विजयी हुआ अंबेडकर नगर से 1.5 लाख वोट पे। तो आप जो है ये जितने भी सपा के वादी विधायक हैं, ये इनको इनाम से मिला था। इसमें अधिकांश वाई श्रेणी की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा लेकर के चल रहे हैं ये विधायक। लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि ये बगावत करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अनिल जी, ये जो बगावत के खिलाफ जो कार्रवाई अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, ये कब करेंगे? ये मानसून सत्र के दौरान करेंगे या उससे पहले ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, ये चर्चा है कि इनका कागज तैयार किया जा रहा है। जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन कर दिया जाएगा। चिट्ठी खतो किताबत जो होती है वो शुरू हो गई है और जो फोरम है वो विधानसभा सत्र के पहले या उस दौरान जो है वो समाजवादी पार्टी दे सकती है। अनिल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनाव के दौरान अक्सर जब अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुआ करते थे तो वो अक्सर ये कहा करते थे कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो ये बागी विधायक हैं इनका इलाज होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम करेंगे। अब क्या वो समय आ चुका है कि इन बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन होगा? क्योंकि ये बागी जो विधायक हैं ये राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए और खबर ये थी कि पार्टी के खिलाफ यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ इन्होंने प्रचार प्रसार किया। हालांकि खुले तौर पर हमने नहीं देखा कि बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं ये जो बागी विधायक हैं, मनोज पांडे को छोड़कर। देखिए, ये सब कुछ वैसे ही हुआ कि काम भी हो जाए और सबूत भी न बले जी। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत यहाँ पर पीएम जी देखने को मिलती है। हर किसी को पता है कि ये सपा के जो विधायक हैं, जो 5 विधायक हैं, इन्होंने लोकसभा चुनाव में क्या किया और राज्यसभा की चुनाव की वोटिंग में ये किस तरह से हिस्सा लिया, ये किसी से छुपा नहीं है। सब मीडिया के सामने है। उन्होंने भगवान राम का नाम लिया और राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी। फिलहाल जो मामला थोड़ा शिवम जी टेक्निकल है, बिल्कुल सदस्यता खत्म करना ना करना ये पीठ का काम है विधानसभा का। और विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर हैं वो सतीश महाना जी हैं। तो काफी कुछ गेम जो है वो सतीश महाना के पास है। समाजवादी पार्टी उनको दे सकती है, प्रार्थना पत्र अपना दे सकती है, मतलब जो ये अनुशासनहीनता की गई है इन विधायकों की तरफ से उस पर कार्रवाई की बात कह सकती है। लेकिन क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। तय करना है स्पीकर को। ठीक है अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही, यूपी की राजनीति में नया समीकरण देखने को मिलने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, सूत्रों के हवाले से उपचुनाव में उतरने जा रही है इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। कभी उपचुनाव ना लड़ने वाली बीएसपी अब इस बार उपचुनाव लड़ने जा रही है क्योंकि विधानसभा में संख्या बढ़ाने की तैयारी में है बीएसपी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। विधानसभा में बीएसपी के उमाशंकर सिंह मात्र अकेले विधायक यानी कि लोकसभा
राज्यसभा और विधान परिषद में बीएसपी का कोई भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारना बीएसपी की मजबूरी हो चुकी है। बीएसपी को दलित वोट बैंक शिफ्ट होने का अब डर सता है और शायद यही वजह है कि सूत्रों के हवाले से ये जो खबर आ रही है कि इस बार बीएसपी जो उपचुनाव नहीं लड़ती आमतौर पर, वो इस बार उपचुनाव लड़ने जा रही है, यानी विधानसभा में संख्या बढ़ोतरी की तरफ दिख रही है अब। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बीएसपी अब उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खबर लगातार यह है कि अब उपचुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी और विधानसभा विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी करने की कोशिश करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी है और 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। शराब नीति घोटाले के मामले में, कथित शराब नीति घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि अंतरिम जमानत से इनकार हो गया है एक बार फिर और 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले वाली सुनवाई में 19 जून तक न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया था और अब फिर से 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, यानी तारीख पे तारीख का सिलसिला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखना और झेलना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो वहीं दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में लगातार जल संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने यह कहा है कि अगर दिल्ली की स्थिति नहीं सुलझती है तो 21 जून से अनिश्चितकालीन पर अनशन पर बैठ जाएंगे। जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है। इस 1050 एमजीडी में से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 एमजीडी आनी थी, वो घटकर 513 एमजीडी हो गई है। यानी 100 एमजीडी की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 एमजीडी की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 एमजीडी पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 एमजीडी पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 एमजीडी पानी की जरूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो हमारे विधायकों से नहीं मिले।
कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 MGD का है। तो दिल्ली में पानी का संकट लगातार बना हुआ है और आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बयान देकर कहा है कि अगर पानी नहीं मिला तो मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।